हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। आज हम लोग एनसीईआरटी शॉर्ट नोट सीरीज में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज द चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो एनसीईआरटी के दौरान हमने जो है इसके बारे में काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों को समझ लिया है। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर कब से स्टार्ट हुआ है? 10,000 डीसी के टाइम से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे लोग नोमैडिक हुआ करते थे, घुमंतू हुआ करते थे। तो वो ऐसे घूमते घूमते उन्होंने जो है पहले तो रॉ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स खाए, और उसके बाद धीरे धीरे उनको समझ में आया कि हम इसका कल्टिवेशन भी कर सकते हैं, और फिर एग्रीकल्चर की उपज हुई है। और उस एग्रीकल्चर के उपज में हमको पता है कि अगर हम एक फील्ड में एक जैसे कोई भी चीज लगा देते हैं तो उसको हम क्रॉप्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक फील्ड है और उसमें आपने पूरे में वीट लगा दिया, तो आप कहोगे ये वीट क्रॉप का कल्टीवेशन हुआ है। ठीक है, तो प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्रॉप। ओके, अब ये जो क्रॉप्स होते हैं ना, वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका खरीफ क्रॉप, दूसरा है राबी क्रॉप, रबी भी बोल सकते हैं इसको, एंड द थर्ड वन इज जायद क्रॉप। ठीक है, जो आपका खरीफ क्रॉप है वो मॉनसून क्रॉप कहलाता है। मॉनसून क्रॉप कह दो या फिर इसको रेनी क्रॉप कह दो, क्योंकि ये रेनी सीजन में होता है। ठीक है, रेनी सीजन में इनके जितने भी प्लांट्स होते हैं वो रेनी सीजन में होते हैं। एग्जाम्पल पैडी है, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, कॉटन है। ठीक है, PMSGC इस तरीके से याद कर लो। ठीक है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये 5 एग्जांपल्स है। खरीफ क्रॉप कब से कब तक होता है? जून से सितंबर। अब मैं अगर इधर से आपको करूं, जनवरी से यहाँ पे आया जून, जून से सितंबर। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पहुंचे, ये हमारा खरीफ क्रॉप है जून से सितंबर में। अब उसके बाद आता है राबी क्रॉप। राबी क्रॉप को हम क्या कहते हैं? विंटर क्रॉप कहते हैं, क्योंकि ये विंटर सीजन में, ठंडी के सीजन में जो है राबी क्रॉप, ठंडी के सीजन में रजाई, आर से रजाई, तो ठंडी के सीजन में राबी क्रॉप्स। ये जो राबी क्रॉप्स होता है, सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर। ठीक है, यहां से क्या है? अक्टूबर, अक्टूबर से स्टार्ट होता है और जैन से लेके यहाँ पे जो मार्च आता है, यहां तक आपका राबी क्रॉप है। ठीक है, आप इस सर्कल को समझ गए होगे आप कि इतना आपका जो है ये क्या है? ये राबी क्रॉप है। ये जून से सितंबर क्या है? ये खरीफ क्रॉप है। ठीक है, अब अक्टूबर से मार्च के बीच में यहाँ ठंडी पड़ती है। मार्च में तो धीरे धीरे आ जाती है गर्मी, बट फिर भी ठंडी पड़ती है। ठीक है, तो इस टाइम पे जो क्रॉप्स होते हैं वो है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ये 5 एग्जांपल्स राबी क्रॉप के हैं। अब जो ये बचा हुआ मंथ है, यानी कि मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून का भी स्टार्टिंग हिस्सा, ये वाले जो टाइम है, इस टाइम पे जायद क्रॉप होते हैं। ठीक है, तो जायद क्रॉप को आप कह सकते हो कि समर सीजन का क्रॉप, यानी कि समर क्रॉप्स कह सकते हो। ठीक है, समर क्रॉप्स, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी होती है, अच्छी वाली गर्मी, तो आपको पानी चाहिए होता है, बहुत पानी पीना होता है। तो ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें पानी प्रेजेंट होता है, जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर भी याद कर सकते हो, कुकम्बर, इन सब में जो है पानी बहुत है। ककड़ी जो होता है वो भी इसी टाइम पे ग्रो होता है, जायद क्रॉप के मतलब मार्च टू जून के टाइम पे। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप के क्रॉप्स होते हैं। अब ये जो 3 क्रॉप्स होते हैं उनका हम कल्टीवेशन कैसे करते हैं? यानी कि एग्रीकल्चर में आप कोई भी चीज अगर कर रहे हो तो उसका एक प्रॉपर्टी है, किस तरीके से वो किया जाएगा, एक तरीका है उसको करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सबसे पहले हम सॉइल का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स, इसमें 6 स्टेप्स है अप्रॉक्स। तो पहला स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें हमने क्या किया? सॉइल की लूजनिंग की, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुड़ाई करना। ठीक है, यानी कि सॉइल को लूज किया। लूज करने से क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगे, अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी वो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अर्थवर्म्स, ये सब जो हैं, वो सबको ग्रोथ होने में हेल्प होगी, वो सबको भी रेस्पिरेशन करने में हेल्प होगी। तो ये सब ग्रो होंगे, अर्थवर्म या माइक्रोब्स। अभी जो अर्थवर्म और माइक्रोब्स होते हैं, ये होते हैं फार्मर्स फ्रेंड। ये भी हेल्प करते हैं सॉइल की लूजनिंग करने में या सॉइल को टर्न आउट करने में। टर्न आउट या फिर अप एंड डाउन करने का मतलब होता है नीचे से, जो आपका देखो टॉप सॉइल है ना, अपने सॉइल प्रोफाइल पढ़ा, तो जो ऊपर वाला जो है उसको हम क्या कहते हैं? सॉइल हॉरिजन का ए,
यानी कि टॉप सॉइल। और आपको पता है कि इसमें ह्यूमस होता है, तो मोस्टली जो है ह्यूमस बनता किससे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। डेफिनेटली वो सबसे ऊपर तो नहीं बन रहा होगा, ऊपर चीजें नहीं सड़ती हैं, वो नीचे चले जाएंगे। ह्यूमस जो है, ह्यूमस आपका मोस्टली जो है वो नीचे होता है, यानी कि ए हॉरिजॉन, यानी कि टॉप सॉइल में ही मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं उसके नीचे नहीं, टॉप सॉइल में ही या नीचे की तरफ। तो जब आप सॉइल को लूजनिंग करती हो यानी उसकी गुड़ाई करती हो, तो नीचे से मिट्टी ऊपर, ऊपर से मिट्टी जो है वो नीचे, इस तरीके से अप एंड डाउन करते हो। और इसमें क्या होता है, ह्यूमस जो है वो पूरी मिट्टी में मिक्स हो जाता है। एंड यू नो कि ह्यूमस जो है वो हेल्प करता है प्लांट्स की ग्रोथ में। और आपको ये भी पता है कि टॉप सॉइल में प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उनको ह्यूमस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ह्यूमस में मॉइस्चर रिटेन रहता है, एंड दैट इज व्हाई इट हेल्प्स इन द ग्रोइंग ऑफ द प्लांट। ओके, अब ये जो लूजनिंग है ये अर्थवर्म और माइक्रोब्स तो करते ही हैं, उसके साथ साथ हम बहुत सारे एग्रीकल्चर में टूल्स यूज करते हैं जिसको यूज करके हम सॉइल की लूजनिंग करते हैं। जैसे पहला टूल है टिलिंग एंड प्लॉइंग, ठीक है, ये दो टूल्स है। जैसे यहाँ पे आपको प्लॉ का दिख रहा है, प्लॉ का आपको ये टूल दिख रहा है, ये आपका प्लो शाफ्ट है जो कि वुड का बना होता है, ये प्लो शेयर है जो कि इतना पार्ट जो है वो आयरन का बना होता है, ये बीम है जिसको गर्दन पे रख दिया जाता है फेलोज के, एंड वो चलते हैं और नीचे जो है गुड़ाई होती रहती है। ठीक है, अब इसी के साथ हम इसी टाइम पे मेन्योर भी ऐड कर सकते हैं, इसी टाइम पे हम वाटर भी ऐड कर सकते हैं इफ इन केस आपको जो सॉइल है वो काफी ड्राई है तो। ठीक है, तो 3 तरीके के टूल्स यूज करते हैं, प्लॉ, हो और कल्टीवेटर। प्लॉ जो है वो सॉइल की टेलिंग के लिए होता है, उसी टाइम पे अगर कोई वीड्स हैं तो उनको भी रिमूव करने में हेल्प होता है। हो जो है वो वीड्स को रिमूव करता है, सॉइल की लूजनिंग करता है और एनिमल्स के द्वारा पुल्ड किया जाता है। कल्टीवेटर जो है वो लेबर और टाइम दोनों को बचाने वाला एक मशीन है जो कि ट्रैक्टर से किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी एनिमल का यूज नहीं होता, सिंपल मशीन्स का यूज होता है। सेकंड जो पार्ट है यानी कि सेकंड जो प्रैक्टिस है दैट इज सोइंग। अब हमको बीज चाहिए, अच्छे बीज चाहिए, क्लीन और हेल्दी सीड्स चाहिए जो कि अच्छी ईल्डिंग दे। तो इनको भी, बीज को भी बोने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स, ट्रेडिशनल टूल्स का यूज करते हैं। सबसे पहला है आपका फनल मेथड और जो सेकंड है दैट इज ड्रिल मेथड। डिटेल मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है एनसीईआरटी पे, आप समझ लीजिएगा उसको वहां से। फनल मेथड है और दूसरा आपका सीड ड्रिल मेथड है। सीड ड्रिल मेथड भी आप अगेन मशीन के द्वारा, यानी ट्रैक्टर में पीछे की तरफ लगा होता है कुछ इस तरीके, जैसे कंघी होती है ना, इस तरीके से होता है। तो इसके वजह से ना सेम अमाउंट ऑफ जो डेप्थ होता है गड्ढे का वो भी सेम होता है सब में, और जो डिस्टेंस होता है एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे के बीच में जिसमें आपको सीड डालना है वो भी डिस्टेंस जो है वो सेम होता है। तो इस तरीके से यहाँ भी लेबर और टाइम जो है वो सेव होता है। ओके, थर्ड जो प्रैक्टिस है दैट इज एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आपको पता है कि हम लगातार जो फार्मर्स है वो एक सीजन के बाद दोबारा दूसरे सीजन में, फिर दोबारा तीसरे सीजन में लगातार वो कल्टीवेशन करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल का मेन्योर, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो उन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से रिप्लेनिश करने के लिए हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, हम उनको एक सीजन छोड़ सकते हैं, कल्टीवेशन ना करें, या फिर हम उसमें मेन्योर्स या फिर फर्टिलाइजर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेन्योर या फर्टिलाइजर क्या होता है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम मेन्योर्स और फर्टिलाइजर ऐड करने से क्या होगा कि जो सॉइल है उसका रिप्लेनिश होगा, वो उसमें फिर से जान आ जाएगी और वो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब मेन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, क्यों? क्योंकि ये बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, और ये डिकम्पोजिशन किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रोब्स के द्वारा, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ओके, अब ये जो मेन्योर होता है ना, ये फील्ड्स में प्रिपेयर होता है और ये ह्यूमस भी प्रोवाइड करता है, यानी कि सॉइल को रिप्लेनिश करता है, सॉइल में दोबारा से जान लेके आता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ा देता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स जो मेन्योर में होते हैं वो काफी कम होते हैं। अब मैं बात करती हूँ फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स जो हैं उनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, एंड डेफिनेटली दे आर द केमिकल सब्सटेंस जिसको न्यूट्रिएंट के लिए ही बनाया जा रहा है। अब डेफिनेटली इसको न्यूट्रिएंट के लिए बनाया जाएगा तो इसमें न्यूट्रिएंट जो है वो भर भर के होगा। ठीक है, लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट होता है ना वो सॉइल की फर्टिलिटी को डिस्टर्ब करता है, सॉइल में बहुत ज्यादा जो है मतलब पॉइजन एक तरीके से भर देता है। ठीक है, कुछ फर्टिलाइजर के एग्जांपल जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश या एनपीके, नाइट्रोजन
फास्फोरस और पोटेशियम, ये आपके न्यूट्रिएंट्स है जो सॉइल को चाहिए होते हैं, लेकिन अगर हम इसका लगातार यूज करते हैं तो धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, तो मोस्टली जो है हमको मेन्योर ही यूज करना चाहिए, ऑल्दो उसमें न्यूट्रिएंट कम है, बट आप मिक्स करके भी यूज कर सकते हो। सो मेन्योर और फर्टिलाइजर्स में मोटा मोटा मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि मेन्योर जो है वो ऑर्गेनिक है, फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक है। मेन्योर फील्ड्स में प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। मेन्योर में ह्यूमस प्रोवाइड होता है, लेकिन फर्टिलाइजर में कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है मेन्योर का? काउ डंग, प्लांट वेस्ट, ये सब आपके एग्जाम्पल्स है मेन्योर के जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट है। पोटाश, यूरिया और भी बने एग्जाम्पल आपको बता दिए, एनपीके, ये सब आपके फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल है। अगर मेन्योर्स का आप जितना ज्यादा यूज करोगे मेन्योर का, सॉइल का टेक्सचर उतना बढ़ेगा, सॉइल में वाटर की रिटेनिंग कैपेसिटी उतनी बढ़ेगी, सॉइल की फर्टिलिटी उतनी बढ़ेगी। लेकिन फर्टिलाइजर्स को अगर हम लगातार यूज करते रहें, एक्सेसिव यूज करते रहें, तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी उसमें, और इवन जो है उस मिट्टी से अगर हमने पानी डाला उस पौधों में ऑब्वियसली, तो देखो पौधों में अगर हमने पानी डाला तो पानी के साथ वो जो न्यूट्रिएंट्स है, फर्टिलाइजर्स जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट्स उन पानी के द्वारा उस प्लांट में भी जाएंगे। ठीक है, तो उस प्लांट को अगर हम खाते हैं तो हमें भी नुकसान करेगा। एंड इवन वहां पे अगर हमने जो पानी भरा है, अगर मान लीजिए यही पानी जो है किसी तरीके से रिवर में या फिर ओशंस में वो चला जाता है, तो फिर ये वहां पे वाटर पोल्यूशन भी कॉज करेगा। तो फर्टिलाइजर्स हर तरह से जो है नुकसान ही करता है। ठीक है, अब हम सॉइल का रिप्लेनिश मेन्योर के द्वारा तो कर सकते हैं, ये बात समझ में आ गई। एक दूसरा तरीका भी है सॉइल के रिप्लेनिश करने का, एंड दैट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है एक सीजन आपने, लेट सपोज आपने व्हीट लगा दिया, तो नेक्स्ट सीजन आप क्या करिए, नेक्स्ट सीजन में आप लेग्यूम्स लगा दीजिए। लेग्यूम्स का मतलब होता है जो दलहन की खेती होती है, दालों की खेती होती है। एक सीजन में व्हीट लगाया, एक सीजन हम मान लीजिए उड़द लगा दें या फिर अरहर की दाल का लगा दें, तो इससे क्या होगा, ये जो लेग्यूम्स होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ऑब्वियसली लेग्यूम्स नहीं करते हैं, इसके रूट में प्रेजेंट बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम वो करते हैं, बट आप मान सकते हो कि लेग्यूम्स ही करते हैं। और जैसे ही ये खत्म हो जाएंगे तो इनके जो रूट्स हैं आप उसको उसी मिट्टी में डंप कर दीजिए और नाइट्रोजन उसी मिट्टी में रहेगा। दोबारा से वीट ग्रो करेंगे तो बहुत बेहतरीन मतलब क्या बोलते हैं, ईल्ड होगी। ओके, कौन से बैक्टीरिया की मैंने बात की? राइजोबियम बैक्टीरिया की, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट होता है। उनके रूट्स में इस तरीके से नोड्यूल्स बन जाते हैं, फूल जाती है, स्वेलिंग होती है, और उस स्वेलिंग के अंदर ये राइजोबियम रहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मेन्योर? मेन्योर का एडवांटेज क्या है? अभी आपने पढ़ लिया, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, सॉइल को पोरस बना रहे हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से हो जाए, सॉइल का टेक्सचर को इम्प्रूव कर रहे हैं। ये सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, ओके। फोर्थ जो हमारा प्रैक्टिस है दैट इज इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन मतलब पानी देना। अब द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स, यानी कि जैसे हमने इरिगेशन का मतलब क्या है, हमने एकदम भोर में, एकदम सुबह जो है हमने पानी दे दिया पौधों को, और उसके बाद हम लोग शाम को हमने उसको पानी दे दिया। तो ये जो एक डिफरेंट इंटरवल में हमने वाटर को सप्लाई किया इनटू आवर क्रॉप्स, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इरिगेशन होता है ना, ये वाटर को बहुत सारी चीजों में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे फ्रॉस्ट, अगर ठंडी वंडी का टाइम है तो फ्रॉस्ट में हेल्प करता है। अगर गर्मी का टाइम है तो हॉट एयर करंट से उनको बचाता है, उनको उनकी विल्टिंग नहीं होने देता, सूखने नहीं देता उनको। अब इरिगेशन के सोर्सेस क्या है, कहाँ से हम पानी को देते हैं पौधों को? वेल से दे सकते हैं, ट्यूबवेल से दे सकते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, इन सबसे दे सकते हैं। ठीक है, तरीके क्या हैं देने के? ट्रेडिशनल मेथड की हम पहले बात करेंगे, जो कि काफी चीप है, काफी लेस एफिशिएंट है, लेकिन एफिशिएंट भी कम है और चीप भी है। ठीक है, जैसे पहला है मोट, जिसको हम पुली सिस्टम कहते हैं, इसके डायग्राम्स आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। फिर है चेन पंप, तीसरा है ढेकली, और चौथा है लीवर सिस्टम। ये आपके 4 ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। लेकिन कुछ मॉडर्न मेथड हैं इरिगेशन के जो इकोनॉमिकल भी हैं। इसमें अगर मैं मॉडर्न मेथड में भी कहूँ तो मोस्ट इकोनॉमिकल ये है ड्रिप मेथड।
ठीक है, इसमें पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता। स्प्रिंकलर सिस्टम ना आप ऐसे समझो जैसे बरसात हो रही है, कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है। इसमें क्या होगा कि इस तरीके से एक मोटर लगा होगा और उस मोटर से एक मेन पाइप निकली होगी, और इस मेन पाइप से 3D में आप ऐसे समझिएगा इसको, मेन पाइप से इस तरीके से एक छोटी पाइप निकली होगी और ये ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, ये ऐसा ऊपर की तरफ हवा में होगा, और यहाँ से जैसे यहाँ से एक नोजल इसमें लगा होता है, जैसे ही नोजल ये ऑन होगा, ये इस तरीके से पानी को जो है गिराएगा। ठीक है, इस तरीके से पानी यानी छीटेगा, पानी छीटना होता है। तो ऐसा समझ में आएगा कि आपको कि बारिश हो रही है। ठीक है, और इसी तरीके से पानी इवन देना भी चाहिए पौधों को। ये यूजफुल होता है सैंडी सॉइल के लिए। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ये जो इतने बड़े बड़े पाइप्स नहीं होते, यहाँ छोटे छोटे पाइप्स लगे होते हैं, और ये जो पाइप्स होते हैं वो प्लांट के एकदम रूट्स के पास होते हैं, और ड्रिप बाय ड्रिप उनके रूट्स के पास एकदम पानी को गिराते हैं। ठीक है, तो ये उन रीजन के लिए बून है जहां पे वाटर की मतलब वाटर जो है वो की अवेलेबिलिटी इज वेरी पुअर। ठीक है, जैसे राजस्थान, अब तो राजस्थान बहुत बेहतर हो गया है, बट जैसे पहले स्टार्टिंग में बहुत ही कम पानी था, वहां पे वाटर की स्केसिटी हुआ करती थी, उस टाइम के लिए दिस सिस्टम वाज द बून। ओके, नेक्स्ट जो फिफ्थ प्रैक्टिस है दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब हमारी जो खेत हमने जो तैयार किया है उसमें आपको अच्छा खासा वीट मान लीजिए ग्रो हुआ, आपने इरिगेशन दिया, लेकिन कहीं से हवा से या किसी भी तरीके से स्पोर्स आए, सीड्स आए, और उस फील्ड में उस क्रॉप जो हमने लगाया हुआ है उसमें बीच बीच में कहीं ग्रो कर गए। ठीक है, छोटे छोटे जैसे कि पार्थेनियम ग्रो कर जाते हैं ना, वो जो गोभी घास जिसको आप कहते हो, तो वो ग्रो कर गए। अब उनको हटाना है तो हम उनको मैनुअली हटा सकते हैं। एक तो तरीका है मैनुअली हटा दीजिए, जिसको हम कहते हैं वीडिंग, रिमूवल ऑफ वीड्स, जिसको हम कहते हैं वीडिंग। ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स जो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं उनको हम वीड्स कहते हैं, और इनका रिमूवल इज कॉल्ड वीडिंग। लेकिन अगर हम उसको रिमूव करने के लिए कोई केमिकल यूज करें, लाइक 2,4-D केमिकल यूज करें, तो इस केमिकल को हम कहते हैं वीडीसाइड। इसको स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करने वाला जो है अपने नाक और अपने मतलब सर को ढक के रखता है, अपने हाथों में ग्लव्स पहन के रखता है ताकि उसको नुकसान ना पहुंचे। एक और तरीका ये जो वीडीसाइड है, ये जब हम स्प्रे करते हैं तो जो हमारे अपने ओरिजिनल क्रॉप से, यानी कि जैसे मान लीजिए वीट वहां लगाए तो वीट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, सिर्फ वीड्स को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो ये यूज कर सकते हैं, बट डेफिनेटली ये भी नुकसान ही करता है। सेकेंड लास्ट जो स्टेप है दैट इज हार्वेस्टिंग। अब हमने अपने क्रॉप्स को बना लिया, सारे वीड्स भी हटा दिए, जो वीट है वो बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। ठीक है, अब हमें इस क्रॉप की कटिंग करनी है। तो मैच्योर होने के बाद जब हम क्रॉप्स की कटिंग करते हैं तो उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। और ये जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होते हैं, इनमें हम ये जो ग्रेन सीड्स होते हैं ना, उनको अब हमें उनके शेफ से हटाना होता है। यानी आपने जैसे वीट देखा होगा, वीट के ऊपर इस तरीके से कोटिंग लगी हुई होती है। ठीक है, तो ये जो ऊपर की कोटिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, शेफ कहते हैं। ठीक है, और अंदर क्या है हमारा, अंदर हमारा ग्रेन है जो हमें खाना होता है, सीड होता है, मतलब जिसको पीस के हम आटा बनाते हैं समथिंग। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, ये शेफ के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। और थ्रेशिंग एक मशीन के द्वारा भी की जा सकती है, कंबाइन, मशीन का नाम है कंबाइन। अब ये कंबाइन, इसका मतलब ही ये है कि इस कंबाइन मशीन से हार्वेस्टिंग भी हो जाती है और थ्रेशिंग भी हो जाती है, दोनों काम एक साथ हो जाता है, तो कंबाइन इज अ गुड मशीन। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट, फार्मर्स जो हैं वो छोटे से लैंड में वो विनोइंग भी करते हैं, मतलब एक मशीन भी होती है ऑल्दो विनोइंग की, और ऐसे नॉर्मली जो है वुमेन्स जो है विनोइंग भी करते हैं, अब ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ विंड। इसको हमने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगी आपको। नेक्स्ट और लास्ट जो स्टेप है बेसिक प्रैक्टिस का, एंड दैट इज सिक्स्थ है, दैट इज जो है स्टोरेज। अब हमें वो जो ग्रेन्स हमने निकाल लिया, अब उस ग्रेन को स्टोर करना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमने लार्ज स्केल पे ग्रेन को किया तो हम एक दिन में तो उसको खत्म नहीं कर रहे हैं, राइट। तो उस ग्रेन को स्टोर करना है, तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं सिलोज में अगर बहुत ज्यादा स्टोर करना है, या फिर ग्रेनरी में इसको स्टोर कर सकते हैं, और इवन ग्रेनरीज में ना हम जूट बैग्स में, मेटालिक बिन्स में हम इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, और इसको स्टोर इतने अच्छे से इसलिए करना होता है क्योंकि इसमें देखो, पहली बात तो इसमें मॉइस्चर बहुत होता है, जो फ्रेशली ग्रेन्स होते हैं इसमें मॉइस्चर बहुत होता है। तो पहले हमने क्या किया, धूप में उसको सुखा दिया सारे सीड्स को, उसमें से मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया, उसके बाद हमने उसको स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद भी रैट और इंसेक्ट उस पर अटैक कर सकते हैं, इसलिए हम उसको जूट बैग में या मेटालिक बिन्स में हम उसको रखते हैं। ठीक है, और कुछ कीड़े वीड़े ना पड़ जाए इसलिए उसमें ड्राइड नीम लीव्स भी रखते हैं हम लोग।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, आपको पता है कि जो हमें फूड है वो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। तो सेम इसी तरीके से एनिमल से मिलने वाले जो फूड है, जैसे कि हम चिकन खाते हैं या फिर हम एग्स भी खाते हैं, हम फिशेस भी खाते हैं। तो ये जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल फिशेस खा रहे हैं हम, तो इस फिशेस को खाने के लिए हम तो सिंपल मार्केट से लेके आ रहे हैं, लेकिन जो लोग इसकी तैयारी करते हैं, जैसे कि फिशेस को पहले उसकी रियरिंग करना, उसके बाद उनको प्रॉपर जो है उनको घर प्रोवाइड करना, उनको सारा खाना वाना खिलाना, फिर उसके बाद उनको स्टोर करना, सारी चीजें वो जो करते हैं उनको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सो फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड। एनिमल्स को रियरिंग करनी होती है उसकी, ठीक है, उसका पूरा प्रोटेक्शन का जिम्मा उनका, उनको खिलाने पिलाने का जिम्मा उनका। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल को प्रोटेक्शन करने वाला, एनिमल का पूरा काम करने वाला, जो ऐसे एनिमल का जिसको हम यूज कर रहे हैं फॉर द फूड या किसी भी अदर पर्पसेस के लिए, अपने मतलब के लिए अगर हम उसकी रेयरिंग करें, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। अब क्लास 6 में अपने कुछ मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ा था, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला था हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब होता है जैसे हम लोग चावल बीनते हैं हाथ से मैनुअली, तो सेपरेशन ऑफ पेबल्स या फिर कोई भी अगर छोटे मोटे कीड़े होते हैं फ्रॉम राइस मैनुअली, उसको हम कहते हैं हैंड पिकिंग, हाथ से उसको पिक करते हैं, राइट। सेकंड है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग जो है इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ बीटिंग स्टॉक्स टू फ्री ग्रेन सीड्स। आपके पास ये ग्रेन सीड्स हैं और इसके ऊपर ये शैफ लगे हुए हैं, ओके। तो इसको हम बीट करते हैं, मारते हैं, एक किसी डंडे से हम मारते हैं, जिसकी वजह से ये शेफ जो है अपने आप रिमूव हो जाता है, ग्रेन्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम थ्रेशिंग करते हैं कहते हैं, और मशीन के द्वारा भी ये होता है। विनोइंग क्या होता है, सेपरेट हेवियर फ्रॉम लाइटर सब्सटेंस बाय विंड। आपने क्या किया, आपने ऊपर से जो है किसी सूप में उसको रख लिया और ऑपोजिट डायरेक्शन में हवा आ रही है, आपने इस तरीके से किया तो जो लाइटर सब्सटेंस है वो हवा के डायरेक्शन में उड़ जाएंगे और हेवी जो सब्सटेंस है वो नीचे गिर जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं विनोइंग। मैनुअली भी किया जाता है और मशीन्स के द्वारा भी। सीविंग का मतलब होता है छानना, जिसमें डिफरेंट साइजेस ऑफ सब्सटेंस को आप अलग अलग करते हो। जैसे आप चाय भी छानते हो ना, तो जो लिक्विड है वो नीचे गिर जाता है और जो उसका सॉलिड मटेरियल जैसे चाय पत्ती ये सब वो छन्नी में ही रह जाता है, दैट इज सीविंग, छन्ना, ठीक है। सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि आप जैसे मान लीजिए ग्लास में हमने मिट्टी को, ग्लास में एक ग्लास पानी है और उसमें हमने मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी क्या करेगा, नीचे हेवियर सब्सटेंस है, नीचे की तरफ बैठ जाएगा, ठीक है। तो वो जो नीचे जब बैठ जाएगा पूरी तरीके से, तो उसको हम कहते हैं सेडिमेंट, यानी कि जो हेवियर सब्सटेंस है दैट सेटल्स डाउन इन दी वाटर। सिक्स्थ प्रोसेस है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन का मतलब होता है व्हेन वाटर अलोंग विद डस्ट इज रिमूव्ड। जैसे मान लीजिए कि आपने उस पानी में मिट्टी डाला है, तो आपको वो मिट्टी वाला पानी चाहिए और जो उसका हैवी सब्सटेंस है वो नहीं चाहिए। तो आप ऊपर से धीरे धीरे उस पानी को जब किसी और में कंटेनर में गिराओगे, तो हल्का हल्का जो मिट्टी के जो छोटे छोटे कण हैं पानी के साथ, वो वहां से उसमें से निकल जाएंगे, तो जिसको हम कहते हैं डिकेंटेशन। नेक्स्ट सेवेंथ प्रोसेस है दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है फिल्टर नॉन यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम स्टेनर। अगेन इसको आप सीविंग के जैसा ही समझ सकते हो, यहाँ भी हम फिल्टर करें चाय का। अगेन आप एग्जांपल ले सकते हो कि यहाँ पे आपने जो नॉन यूजफुल जो चाय की पत्ती है उसका यूज हो गया, अब उसको दोबारा तो आप यूज नहीं करोगे, तो वो अब यूज करने लायक नहीं, यानी कि नॉन यूजफुल सब्सटेंस है, तो आप उसको स्ट्रेनर से फिल्टर आउट कर देते हो, ओके। एट्थ प्रोसेस है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बारे में आपने पढ़ा है, वाटर का कन्वर्जन हो जाए इनटू वेपर, दैट इज इवेपोरेशन। कंडेंसेशन का सिंपल जस्ट ऑपोजिट, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू इट्स लिक्विड। वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये कुछ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस था जो हमने ऑलरेडी 6th में पढ़ लिया है। क्योंकि इसके 2 वर्ड्स आए थे 7th में, इसलिए मैंने इसको रिवाइज करवाया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा पूरी तरीके से। थैंक यू।